हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और चाहने वालों को स्पेशली हिंदुस्तान से देखने और चाहने वालों को मेरा सलाम आदाब और गुड इवनिंग। मैं हूं बैद यूसुफ खान, आप देख रहे हैं UI के शो। आज हमारे शो में हमारे बहुत ही एक प्यारे दोस्त आए हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ मैं अगर कह सकूं कि उनकी एक्सपर्टीज़ ट्रेडिशनल वे में बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। तो आज हम उनके एक तो जो उनकी लाइफ स्टोरीज़ हैं उनसे आप लोगों को मुतारिफ़ करवाएंगे और साथ ही साथ जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए यानी 90% जो अवाम है वो उससे आशनास नहीं है। तो हम उस पर बात करेंगे कि किस फील्ड में वो काम करें और वो फील्ड किस तरीके से है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ होंगी। मैं आप लोग का तारुफ करवाता जाऊँ अपने गेस्ट के साथ जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मिस्टर पंकज तिलकराज साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। सबसे पहले तो पंजाब की जब बात आती है तो पंजाबी का एक अपना स्टाइल होता है और पंजाब के लोग बड़े दिल वाले होते हैं। डेफिनेटली कैसे महसूस कर रहे हैं सर? सर पंजाब आपको पता है पाकिस्तान हिंदुस्तान सेम ही सेम ही है। और लोग पाक जो ना पंजाब से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पंजाब वाले जो लोग हैं ना बड़े सीधे और जो भी बात है सीधी बात करने वाले हैं, दिल वाले और हर एक के साथ जो ना मिल के बात करने वाले, मिल के काम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आज मैं भी पंजाब से हूँ। मैं एक्चुअली बेसिकली गुरदासपुर पंजाब से हूँ। अच्छा। जो सियालकोट बॉर्डर के पास आई थिंक जम्मू बॉर्डर के पास। ओके। जम्मू वहाँ से अप्रोक्सीमेटली तो करतारपुर के साथ एग्जैक्टली करतारपुर अमृतसर इज़ अ क्लोज। सो अमृतसर गुरदासपुर इज़ अ क्लोज। ठीक। तो मैं वहाँ से हूँ। तो पंजाब छोड़े हुए मेरे को अप्रोक्सीमेटली आज आप बता सकते हो 25 ईयर्स हो चुके हैं। 1999 से मैं कुवैत में हूँ। अच्छा। 1999 को मैंने पंजाब से बाहर निकल गया था क्योंकि आपको पता है हर कोई इंसान अपने घर से दूर तभी जाता है क्योंकि जब कुछ हालात ऐसे होते हैं बिल्कुल तो लाइफ में एक स्ट्रगल्स होती हैं। तो इंसान बोलता ठीक है यार, घर से एक इंसान बाहर जाए तो पिछले वाले जो लोग हैं वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ ऐसे को। ही है। हर कंट्री में ऐसे है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, इंडिया ऐसे ही है तकरीबन ऐसे ही। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों में सिमिलैरिटी कल्चर के लिहाज से, फिर जो एवरेज रेशो है हमारे ख़ानदानों के लिहाज से, जो जिस तरीके से हम लोग का रहन सहन तकरीबन आलमोस्ट सेम ही है। ये वो पंकज तिलकराज है जो बहुत से कम लोग जानते हैं, यानी आपके जो यार दोस्त वगैरह हैं। हकीकत में पंकज तिलकराज अपने आप को कैसे दिखता है, कैसे इंसान है? सर अपने आप से नहीं देखा जाता, लोगों की नज़रों से देखा जाता है। अपनी नज़र से तो लोग मेरे ख्याल में हर बंदा आपको अलग नज़र से देखता अपनी होगा। नज़र से तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे हूँ, लेकिन आज वो सुनना चाहते हैं। लेकिन दूसरों की नज़रों से जो बंदों को पता चलता है वो होता है। एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मेरे फादर जो थे अभी तो इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन वो ही वॉज अ हिंदी टीचर। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। तो मेरे फादर ने मेरे को एक ही चीज़ बताई थी हमेशा लाइफ में, बोलता है कभी भी किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटना। बहुत खूब। कोई भी काम आप करो उसको दिल से करो, जो भी सीखो उससे दिल से सीखो और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। बहुत खूब। बेसिकली मैंने स्टडी जो की हुई है वो फाइनेंस में की हुई है। अच्छा। लेकिन आज मैं टेक्निकली मैं नहीं बोलता भी बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट डेफिनेटली अपने फील्ड का मैं काफ़ी बहुत बढ़िया नोन हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अपने फील्ड के बारे में। इस फील्ड में आज काम कर रहा हूँ। उस पर बाद में आएंगे। मिस्टर पंकज, सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये चीज़ समझाने की कोशिश करें कि जो एक्सपर्ट होते हैं जैसे आप, जैसे टैगोन होते हैं, आप अपने फील्ड में जिस तरीके से आपने बोला, और बहुत से लोग से मैंने आपके बारे में भी सुना है, माशाल्लाह आप अपनी फील्ड में एक अपना मकाम रखते हैं। लेकिन मिस्टर पंकज अपने आप को, या अगर मैं कहूँ कि पर्सनल लाइफ उसकी कैसी है, वो ख़ुद को कैसे सिंपल इंसान है, या आजकल के दौर में जो लोग अपने आप को अपडेटेड रखते हैं उस टाइप का है, मलंग टाइप बंदा है जिसको हम कहते हैं, किस टाइप के बंदे हैं? सर मैं एक सिंपल इंसान हूँ। मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है। बहुत खूब। मैं सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ। और सिंपल इंसान का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं बाहर घूमने नहीं जाता, किसी के साथ सोशलिज्म नहीं है, सब कुछ है, बैठता हूँ। सिंपलिसिटी में ऐसे होता है कि मैं किसी भी जो भी मेरे पास इंसान आज तक आया है वो उसने मेरे को चाहा ही है। मेरी किसी के साथ कभी मैंने दुश्मनी नहीं की, मेरा हमेशा हर के साथ प्यार है। बहुत खूब। मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया है, अगर आज आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे यस वी डिड वर्क विद द राइट पर्सन। जो इंसान ने हमेशा, मेरे को क्या होता है यार, क्योंकि मैंने स्ट्रगल की लाइफ में, मैं लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आ जाओ यार मिलके कुछ काम करते हैं।
इवन मेरे फील्ड में भी जो भी मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको सभी को एज ए फ्रेंडली, मैंने कभी ये नहीं उनको कहने दिया यार ये मत सोचो कि बॉस है, नहीं, यू आर ओपन टू कम, यू आर ओपन टू डिस्कस। बहुत खूब। मेरा एक ही फंडा है अपने काम में, अगर आपको एक फील्ड में काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, आप उसको छोड़ो, दूसरा फील्ड लो, ज़बरदस्त। लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटी बनाओ, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। हम्म, ये नहीं है कि आज मैंने एक इंसान मेरे साथ काम कर रहा है, लेट से वो बोलता है मैं लॉजिस्टिक में काम कर रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊँ, मैं बोलता नहीं, तेरे को लॉजिस्टिक में मज़ा नहीं आ रहा, ऑपरेशन में चला जा, ऑपरेशन में मज़ा नहीं आ रहा, अकाउंट्स में चला जा, यहाँ पे तो एक्सपर्ट हो सकता है। बिकॉज सी मेरे मुताबिक स्टडी सेकेंडरी थिंग है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कई बार हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, फिर ये हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते। हर इंसान उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाता, लेकिन उसमें कुछ और भी टैलेंटेड है इंसान। मैंने जो सोचा है, जो मेरे साथ आज तक मैंने अपने दौर में देखा है कि इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ छुपी है कि वो कोई भी काम कर सकता है, वो एक काम के लिए बंधा नहीं हुआ। ठीक। तो इस तरीके से जो लोग मेरे साथ मिलते हैं, जुलते हैं, दे लाइक मी। आई डोंट नो बट व्हाट आई हैव हियर्ड, आप बाकी लोगों ने सुना होगा मेरे बारे में भी। तो मैं जिस भी कंट्री में गया हूँ, मैंने बहुत सी कंट्री में काम किया है, लेकिन आज तक वो लोग आज भी मेरे को फ़ोन करके करते, सर आप कभी तो आके मिलो, बहुत कभी तो आके मिलो। लेकिन आपको पता है इतनी दूर कौन जाएगा, एक कंट्री से निकल के ऐसे दूसरी ही कंट्री में कौन पहुंच सकता है। पंकज साहब, एक चीज़ मुझे ज़्यादा सोचने पे मजबूर करें कि जिस पंकज को हम आज जानते हैं, माशाल्लाह जिस तरीके से आपका एक नेटवर्क है, जिस तरीके से आपके साथ लोगों ने काम किए हैं, जिस जिस जगह पे आपने काम किया, अपनी एक पहचान छोड़ दी आपने, कितना मुश्किल रहा ये पूरा सफ़र आपका, कितना कठिन रहा? सब किसी भी कंट्री में जाओ, या किसी भी फील्ड में जाओ, या किसी भी ऑफिस में जाओ, मैं कंट्री नहीं बोलता, ऑफिस में भी जाओ, पहले पहले बहुत टफ होता है। अगर मैं कहूँ कि पंजाब से निकलने का जो टाइम था आपका, वो टाइम पीरियड कितना मुश्किल था, और इस एनवायरनमेंट में या किसी भी ऐसे मॉडर्न एनवायरनमेंट में अपने आप को सेटल करना कितना मुश्किल होता है एक आम से बंदे के लिए, जो आपने अपने बहुत बहुत मुश्किल होता है सर। क्या कोई कहते हैं स्टोरीज ना, बता सकते पहले हैं? अपने घर से निकलो। मैं आपको 2-3 स्टोरी बताता हूँ अपनी। पहले आप घर से अपने निकलते हो, ठीक। तो आप कहीं जाते हो। जैसे मैं पंजाब, मतलब मैं गुरदासपुर से निकला, मैं लुधियाना चला गया। लुधियाना। ओके, साथ में पार्ट टाइम स्टडी करनी शुरू कर दी, कोर्स करने शुरू कर दिए, साथ में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हर इंसान, ये नहीं है कि आपके घर के हालात नहीं ठीक तो आप काम करो, नहीं। मेरे को ना शुरू से ही एक ना अंदर से जज्बा था, यार लाइफ में कुछ बनना है, ठीक। कुछ ना कुछ तो करना है कि लोग जाने। ऐसा नहीं कि यार काम किया और लोग आपको पहचाने ना, अपना नाम बनाना है, अपने पापा का नाम रोशन करना है। दिस वाज फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरा नाम, मैंने आज भी आपके साथ अपने नाम के साथ पापा का नाम ही लगाता हूँ, तिलक राज। तिलक राज, दैट इज माई फादर्स नेम। सेम एज विद वैसे मेरी उबैद यूसुफ खान, तो बाप का नाम होना चाहिए। मेरा पासपोर्ट पे एक ही नाम है, लेकिन मेरा वैसे नाम है वो है पंकज लखलोत्रा। ओके, लेकिन मैं कभी भी लखलोत्रा वर्ड यूज़ नहीं योर करता। पापा विल बी सो प्राउड ऑफ आई ऑलवेज पंकज तिलक राज। आज भी कई लोग मेरे को कॉल करते हैं, तिलक राज जी कैसे हैं, बिकॉज यू नो पीपल दे डोंट टेक अ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ही लेते हैं। ऐसा ही है, तो ऐसा ही। तिलक राज जी कैसे हैं, तो मैं उनको वैसे ही रिप्लाई देता हूँ। तो देखो, ये स्ट्रगल तो लाइफ में है, हर एक इंसान के लाइफ में एक स्ट्रगल होती है। मैं जब पंजाब से निकला तो मैंने बोला यार कुछ तो करना है, निकलते हैं। तो मेरे काफ़ी यार दोस्त थे, बोलते ठीक है यार, छोटे होते यार यारी दोस्ती होती है, बोलते यार ठीक है तो पंजाब में सेटल हो जाए, गुरदासपुर में सेटल, तो आगे जाके क्या करना। मैं कहा नहीं यार, कुछ करना है। तो मैं लुधियाना चला गया। ठीक। लुधियाना मैंने काम करने शुरू कर दिए। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में कि देखो, जब नए नए आप ऑफिस में जाते हो ना, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग समझते हैं यार ये आ गया मेरी सीट खा जाएगा, चाहे आप उसके फील्ड के हो चाहे नहीं हो। ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट पे होते हैं दैट मींस आपने किसी अगले बंदे की पोस्ट खा ली। नहीं है। ऐसा और ये लोग वो सोचते हैं कि जिनमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ मेरे को डर है यार, मेरे को खा जाएगा ये। तो मैं लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था। ओके। तो वन ऑफ माई कलीग, ही वाज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन दैट कंपनी। ओके। तो मैं एक छोटा सा क्लर्क था, तो जस्ट लाइक अ फ्लोर क्लर्क आल्सो। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा, तो वो इंसान कह रहा था ठीक है भाई, तू यही काम कर रहा है, तू यही कर सकता है, इसके ऊपर नहीं तू जाएगा। ठीक है, तब का दौर में कंप्यूटर नहीं होते थे।
अच्छा, तब सारा काम मैनुअल। तब मैनुअल था, कंप्यूटर तब आया था, आई थिंक पेंटियम कंप्यूटर आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक पेंटियम 1 2 3 सीरीज में 1994 1995 की आई थिंक बात कर रहा हूँ, 93 94। इंडिया और पाकिस्तान एशिया में तो ये बड़ा कम इस्तेमाल तब हो रहा था कंप्यूटर आए थे, ठीक। तो नए नए कंप्यूटर स्टॉक एक्सचेंज में लग गए। तो कंप्यूटर तो किसी को नहीं आता था, किसी किसी को तो सीखना था। मैं अपने बॉस के पास गया कि मेरे को कंप्यूटर सीखना है। ठीक। बोलता ओके नो प्रॉब्लम। मेरा बॉस बहुत अच्छा था, उसने बोला ठीक है। हमारे वहाँ पे पास में ना एक इंस्टीट्यूट था एपटेक, तो मैं एपटेक जाके ज्वाइन कर लिया। ठीक। तो मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कंप्यूटर सीखने के बाद मैंने उसमें एंट्रीज डालनी शुरू कर दी, ठीक। लेकिन और किसी ने उसको सीखा नहीं हमारी कंपनी में, बिकॉज लोग समझते यार कंप्यूटर है, डाटा एंट्री करनी है, हम लोग अपने एक्सपर्ट हैं, कुछ सारे उसी टिपिकल हर वे में चलने चीज़ लगे, आपने थोड़ा एक स्टेप आगे मैंने बोला यार कंप्यूटर सीखते हैं, ये नई चीज़ है, हो सकता है फ्यूचर में काम आए। तो मैंने कंप्यूटर सीख लिया। अभी कंप्यूटर सीखने के बाद वो पूरा डाटा जो है उसको कंप्यूटर में लेकर आना था। तो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 से 6 साल का डाटा था, मेरे को आज भी याद है। अच्छा। तो उसको अभी हमने कंप्यूटर में लेकर आना था, क्योंकि हम कंप्यूटराइज कर रहे थे सारे, हर पूरी स्टॉक एक्सचेंज तब कंप्यूटराइज हो रही थी, ओके। मैनुअल से कंप्यूटराइज हो रही थी। और एक ही बंदा था वो पंकज तिलक राज था। नो नॉट पंकज तिलक, बहुत लोग थे, कंप्यूटर सीखने वाले जो बहुत लोग आ गए। अच्छा। क्योंकि मैं हर वहाँ पे अलग अलग कंपनीज होती है, तो हर कोई बंदा सीखने, हर कंपनी से एक एक बंदा सीखना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अभी उसको हमने अपडेट करना था ओके। कंप्यूटर को। तो जो सॉफ्टवेयर बना रहा था वो बोलता था अपडेट करने के लिए एंट्रीज डालनी है। अभी नई एंट्रीज है, यू नो व्हेन यू आर एंटरिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू ना, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एग्जैक्टली एक नहीं, बहुत मिस्टेक्स होएगी। तो हमने वो एंट्री करनी शुरू कर दी। आप मानोगे नहीं, आई थिंक 15 डेज रूम से नहीं बाहर निकला, सिर्फ टॉयलेट, खाना खाना और एंट्रीज करनी। ओह माय गॉड। हमने, मैं और मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम था मनोज, ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम दोनों बैठे, हमने ये पूरी की पूरी 5 साल की जो एंट्री थी ना, आई थिंक 3 महीने में ख़त्म कर दी। अच्छा। और स्टॉक एक्सचेंज में एंट्रीज बहुत होती है, बिकॉज अभी क्या, अभी एवरीथिंग इज डीमैट, अकाउंट्स चल गए हैं ऑटोमेटिकली, नो फिजिकल। हाँ। तब क्या होता था, 10-10 हज़ार शेयर है, उसके सर्टिफिकेट्स है, उसके पूरे नंबर्स आपको लिख के इनवॉइसेस बनाने हैं। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो वो हमने 3 महीने में पूरा कंप्लीट किया। तो तब स्टॉक एक्सचेंज में 5-6 कंपनी थी लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने अपना डाटा इतनी जल्दी अपडेट किया था। ओके। बहुत मिस्टेक बनाई की, लेकिन उसमें से मैं बहुत सीखा। ठीक। बहुत जल्दी, कहते हैं ना ऊपर वाला की जब मेहर होती है, तो मैं अच्छी पोजीशन में उस कंपनी में पहुंच गया। ज़बरदस्त। तो फिर वहाँ बैठे बैठे एकदम फ़ोन आ गया कुवैत से। कुवैत के कुछ लोग थे जानने वाले, वो भी इन्वेस्ट करते थे, वहाँ से फ़ोन आ गया कुवैत से। तो उनका कोई काम था, वो मैंने काम किया। वो जो मेरे मतलब अभी जो करंट बॉस है ना, उनके ब्रदर थे वो कुवैत में। उन्होंने मेरे को बोला यार तूने कुवैत आना है, को मैंने तेरे को देखा काम करते अच्छा। मैं कहा सर आई डोंट नो, अगर आप चांस देते हो तो वाई नॉट। ठीक है, कहते तू कुवैत आ जा, पासपोर्ट है? मैं कहा मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। अच्छा। ओके जा पासपोर्ट। उस वक्त एज कितनी थी आपकी? इन दैट टाइम आई वाज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 23 समथिंग, 22 So young. 23। हाँ 23 आई एम टॉकिंग अबाउट देन, दैट वाज 1999 तक मैं पहुंच गया था। ओके। 97 98 का बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि Okay. 5 साल मैं वहाँ पे काम करता गया। ठीक। तो मैंने बोला सर आ सकता हूँ। बोलते ठीक है, मैं पर मेरे को पासपोर्ट नहीं है। तो बोलते ठीक है पासपोर्ट बनवा। मैंने पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट बना के मैं कुवैत पहुंच गया। विजिट वीज़े पे कुवैत चला गया। अच्छा। इतना भी नहीं पता था कि विजिट वीज़ा क्या वीज़ा है, कुवैत चला गया। सर वहाँ से ही मैंने जो ना शुरुआत कहते हैं हुई। दैट वाज माय फर्स्ट माइलस्टोन, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ओके। लेकिन उसके बाद मैंने मतलब कभी पीछे देख के नहीं, मतलब आपका जो पूरा सफ़र गुजरा इतना स्मूथ नहीं था जितना लोग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई नहीं बंदा नहीं इतना। नहीं सी पंजाब में बहुत स्ट्रगल की है। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रगल करना कि कई लोग सोचते हैं यार मैं गरीब घर से था तो मैंने स्ट्रगल की, नहीं। यहाँ पे गरीब और अमीर का कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ पूछूंगा मैं, अक्सर जब लोग ऐसे मकाम पे आ जाते हैं तो उनको लोगों के असली चेहरे भी नज़र आते हैं। राइट। महसूस होता है कि अभी आपके साथ लोगों का जो बिहेवियर, जो तरीक़ेकार है वो बदल गया है। जो पहले पंजाब और लुधियाना में बंदा रहता था पंकज, आज जो दुबई में रह रहा है,
लोगों की बिहेवियर चेंज हो गया कम्प्लीटली? सर ऐसे होता है जैसे ना, अगर कहते ना, अगर कोई आपसे रूडली बोला हो ना, तो आप किसी से रूडली नहीं बोलते। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। क्योंकि मेरे साथ जब लोगों ने ऐसे बातें की, आज मैं किसी से वो नहीं करता। हाँ, आई एम वेरी टफ बॉस। मैं बहुत ही मतलब टफ, उसूल पे। वो असूल मेरे पक्के हैं। ठीक। मेरे साथ काम करने वालों को पता है यार, ये बंदा जो है ना, ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काम करो, ओके, नहीं करो तो इसने बोलना भाई मेरे को नहीं चाहिए। ठीक। काम करो, गलती करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं है कि मतलब जैसे पीछे मेरे को लोग थे, जैसे निकम्मे नहीं चाहिए आपको हाँ, लोग। निकम्मे नहीं होने। देखो, निकम्मा कोई नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको कैसे चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। परफेक्ट। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। ठीक। क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा कोई भी निकम्मा, कोई निकम्मा नहीं। भगवान ने अगर आपको बोलते ना ब्रेन दिया हुआ है, तो आप निकम्मे नहीं हो। ऐसे ही, ऐसे जब आप चल रहे हो तो आपको पता यार मेरे को पाँव कहाँ रखना है, तो इट मीन यू हैव अ सेंस। ठीक। ठीक। तो आपको निकम्मा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि आप अपने आप को कैसे यूज़ करते हो, कैसे मोटिवेट यूज़ कैसे। करते हैं, कैसे अपने आप का बनाते हैं। पंकज साहब, एक चीज़ हमेशा मैं पूछता हूँ अपने गेस्ट से, और वो ये है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें इंसान टूट जाता है, किसी की कुछ कहने से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा वाकया जिसने आपको तोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को झंझोड़ के रख दिया कि नहीं पंकज, आई हैव टू डू दिस। कोई ऐसा वाकया, सब ऐसे बहुत वाक़ई है। और कोई एक ऐसा की जो आप लाइफ में शेयर करना हर चाहते हैं हर कि हर ये आखिर था? कि हर लाइफ में हर एक के कुछ ना कुछ होता है। अपना तो सर ऐसे था कि जब मैं बाहर आया, तो बाहर की लाइफ इतनी पता नहीं होती। ठीक। इंसान को ये नहीं पता होता यार तुम लोग कैसे वहाँ पे रहोगे, क्योंकि नई कंट्री में आए हो, नया कल्चर आया है। 2-3 महीने के बाद जब नया नया इंसान आता ना, तो वो इंसान को क्या होता, बोलते ना एक लिमिटेड सी सैलरी होती है, तो उसी में से बचाना, उसी में से खाना, और उसी में से पीछे भी भेजना। तो थोड़े दिनों के बाद मेरे को ऐसे लगना लगा कि नहीं यार, मैंने ना यहाँ पे आके गलती कर दी। कुवैत में जाके? कुवैत में जाके ठीक। इंसान में होता भी गलती कर दी। ओके। क्योंकि क्या होता है कि समझ नहीं लगती इंसान को, एकदम नए कल्चर में आप आ गए। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे क्या था, कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं आप लोगों को करते, अपने ही लोग एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों को ऐसे ही छोड़ो। होता है। बोलते ना, मैं बोलूँगी यार इंडियन को नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, जब छोड़ यार ये बंदा आ गया ना, इसको भगाओ जहाँ से। ऐसा ही है। तो वही कई लोग आपको, तो 1-2 इंसिडेंट हुए, 1-2 कुलीग थे, उन्होंने नहीं आगे चलने दिया। तंग किया बहुत ज़्यादा। ऑफिस वाले तंग बहुत करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली अब जब नए नए आते हैं, आपको ज़ुबान भी नहीं आती, आपको कोई ज़ुबान नहीं आती ना, तो आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हो, ना आप उनकी लोकल लैंग्वेज अच्छी तरह बोल सकते हो। ऐसा ही है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, मैंने बोला यार वापस चला जाऊँगा अभी मैं। तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे काम करता था, उसने बोला क्या हो गया, इतना उदास क्यों बैठा हो तू? मैं कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं लग रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा कि जैसे यार कहीं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया। ठीक। बोलता थोड़ा टाइम ले, थोड़ा टाइम ले, अपने आप समझ लगेगी। तो फिर मैंने, वो इंसिडेंट था कि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। उस दिन से मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि जिस कंट्री में जाओ उस कंट्री की लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, जिस भी कंट्री में आप काम करो। तो मैंने अरबी सीखनी शुरू कर दी। ओके। आई लर्न अरबिक, आई तो स्टार्ट ये सब स्पीकिंग अरबिक। यंगस्टर्स के लिए एक लेसन है। यस, किसी भी कंट्री में जाओ आपको वो लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, ठीक। अगर आपको उस कंट्री में, बोलते हैं ना, सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना और आगे जाना है। आगे जाना है। ठीक। क्योंकि क्या होता है, मल्टी लैंग्वेजेस आर देयर। हम हिंदी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, इंग्लिश हमने पढ़ी है, लेकिन उस कंट्री की लैंग्वेज से आपको क्या होता है, आप उस कंट्री को अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक हो गया। उस कंट्री के लोगों को अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक। आप कोई भी काम करने में आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं उस कंट्री का ही बंदा हो गया। फेयर एनफ। आज अगर मैं पंजाब में जाऊँगा, मैं पंजाबी हूँ। अगर मैं समझो महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, तो मेरे को थोड़ा सा ना वो हेजिटेशन लगती है बात करने में। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने बात की। अब आते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। सर, आपने जिस तरीके से बोला कि स्टार्ट आपका एक क्लर्क से हुआ, एज और अकाउंटेंट आपने फाइनेंस से रिलेटेड आपकी स्टडीज़ हैं, लेकिन आपने स्लोली उसको चेंज किया टूवर्ड पेट्रोलियम साइड। क्या मतलब, हमारे जहन में तो हम कहते हैं पेट्रोलियम क्या है, ऑयल है,
डीजल है लेकिन बेसिकली है क्या समझ नहीं आती किसी को भी, तो हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते नहीं, हैं नहीं, बेसिकली ये कौन सी इंडस्ट्री कैसे काम करती सर जी पेट्रोलियम जो है ना, हम्म इट्स नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री। है? ओके। बहुत से लोग मेरे से बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, हम्म मैं तो अभी तक शायद लर्नर ही समझो आप मेरे को। इंडस्ट्री में हर कोई इंसान समझता है कि यार डीजल डलवा लिया गाड़ी में, पेट्रोल डलवा लिया, वो हो गया, जब कैरोसिन ले लिया। ठीक। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है विच इज़ ऑफ स्पेक। ऑफ मतलब स्पेक जैसे वेस्ट, ओके। उसको ही ट्रीट करना, दैट इज़ द वन ऑफ द आर्ट। अच्छा बाकी देखो, बाकी सब इंडस्ट्री चलती है। मतलब डीजल पेट्रोल केरोसिन इससे हटके बहुत कुछ है, इट्स अ ह्यूज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। आप बट जो भी आज आप अपने घर में यूज़ करते हो, मेरे ख्याल में इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं जो। क्रूड जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हो ना, ठीक। एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द पेट्रोल, मोस्ट ऑफ द ठीक। प्रोडक्ट्स। Fair enough. प्लास्टिक पेट्रोल से आ रही है, हम्म केमिकल्स हैं, ओके, जो भी आज आप चूज़ करते हो इसी में पेट्रोल में से ही बनता है, एनर्जी फॉर्म है। एनर्जी ठीक। फॉर्म ही। तो मैं काम किया है KOC के अंडर, एक कंपनी थी GDMC, उसमें काम किया है। तो वहाँ पे मैं एज ए अकाउंट्स में काम करता था। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यार ये लोग जो फील्ड में जाते हैं क्या कर रहे हैं, मैंने उनको सीखना शुरू किया। ओके। सडनली मेरे को चांस मिल गया, ये ऑयल इंडस्ट्री वालों की उनकी रिफाइनरी थी, उसका चांस मिल गया। फिर मैंने उसको सीखना शुरू किया। ठीक। वहाँ से सीख के फिर मैंने उसके जो बेसिक है, जैसे वेस्ट पेट्रोलियम को कैसे ट्रीट करते, उसको सीखना शुरू किया। मेरी स्टडी कोई नहीं इस चीज़ में, मैंने बस सीखा ही है। अच्छा। आई डिडंट स्टडी एनीथिंग इन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अपने फील्ड से हट के, और ये रिस्की भी बड़ा होता है। एक्सपीरियंस लिया है मैंने सर, मैंने कुछ नहीं, और मैंने अपनी लाइन चेंज की, फाइनेंस से मैं ऑपरेशन में आया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट आल्सो, एंड ह्यूज रिस्क आल्सो, कि आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो और आप उसको छोड़ के दोबारा कैरियर को जीरो से स्टार्ट करने जा जीरो रहे से कैरियर, एक किस्म का जीरो से कैरियर होता है। मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो फिर मैंने वेस्ट ऑयल के प्लांट वो बनते देखे, उनको ट्रीट करते देखा। तो पहला जो प्लांट मैंने जो अपनी लाइफ में जो बनता हुआ देखा, जो उसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया, वो था यूज्ड इंजन ऑयल का प्लांट है, जिससे हम लुब्रिकेंट बनाते हैं। आप अपनी गाड़ी वर्कशॉप में लेकर जाते हो, जब ऑयल चेंज सर्विस कर दे तो वो ऑयल आपका निकाल लेता है ना, ब्लैक ऑयल निकाल लिया, बिल्कुल। आपको नहीं पता वो ब्लैक ऑयल आपके मतलब, तो उसको उसने कचरे में फेंक दिया, लेकिन वो कचरा नहीं है, वो दोबारा बेचते हैं। हम उसको रिसाइकल करते हैं। अच्छा। रिसाइकल करके दोबारा उसमें से रिसाइकल बेस ऑयल निकलता है। यानी जो हम वो ब्लैक कलर का ऑयल बन जाता है वो दोबारा ये लोग बेचते हैं। वो वापस जाता है इंडस्ट्री के पास, ओके, तो उस इंडस्ट्री में उसको रिसाइकल किया जाता और कितने परसेंट उससे निकलता है दोबारा? है 95%। 95% दोबारा वो बन के आता हाँ है। जी, ऑयल तो यानी हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज के ऑयल आते हैं, जो मोबाइल ऑयल आते हैं, Yes. ये रिसाइकल हुआ ऑयल आता है नो, ज़्यादातर? देखो हर एक कंपनीज है जो रिसाइकल ऑयल है वो डिफरेंट है। रिसाइकल ऑयल मतलब इट्स नॉट अ ब्रांडेड ऑयल। ब्रांडेड ऑयल नेवर पोटेंशियल उसमें सेम ही होता है? नॉट सेम नहीं होता, कम उसकी होता है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ओके। लेकिन ओके यूजफुल। जैसे आप समझो कि अगर आप आज अपनी गाड़ी को 10,000 किलोमीटर पे चलाते हो, जो वर्जिन ऑयल है, तो जो रिसाइकल ऑयल है वो हम 2,000-5,000 किलोमीटर तक चलाते हैं। 2000 से 5000 किलोमीटर चलाते हैं, बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट। हम उसको 50% उसकी कम हो जाती कैसे हम ट्रीट करते हैं, है। ठीक। हम उसको जैसे ट्रीट करेंगे उसके मुताबिक 8,000 किलोमीटर तक भी चल सकती है, 6,000 तक भी, 5,000 तक भी। तो वो Okay. डिपेंड है आपने उसको कैसे ट्रीट किया। और उसमें से डीजल भी निकलता है, जो आजकल हम रिफाइनरीज में यूज़ करते हैं। तो इंसान वो जो डीजल मोबाइल ऑयल से डीजल निकलता है। डीजल भी निकलता है, उसमें से लोट ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। उसमें से आप उसमें से जो नीचे जो उसका बॉटम होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग उसको है। हम लोग फ्यूल ऑयल में यूज़ करते हैं। ओके। तो हर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज़ें, हर एक कंट्री में इसकी डिफरेंट डिमांड है, बढ़िया। तो उसके मुताबिक ये सब चलते हैं। तो एक तो ये वाली इंडस्ट्री जो आप रिसाइकल के बारे में कह रहे हैं, एक दूसरी यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक में जो असल में पेट्रोलियम के मेजर प्रोडक्ट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, वो किस तरह काम करती हैं? जो पूरा यहाँ पे जो सेटअप ऑयल वगैरह का है, यहाँ पे रिफाइनरीज जो है, जैसे मैं भी अभी रिफाइनरी में काम करता हूँ, तो रिफाइनरी कैसे है, या हम ऑयल डीजल को डिस्टिलेट करते हैं, उसमें से 3-4 प्रोडक्ट निकलते हैं। कैरोसिन निकलती है, वाइट स्पर्ड निकलती है, उसके बाद उसमें से हाइड्रोलिक ऑयल निकलता है। तो ये सब प्रोडक्ट तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है ना सारे। ठीक।
Fair enough. उसी में से सब कुछ निकल रहा है। ओके, तो काफ़ी इंडस्ट्री है, यूएई आपको पता ऑयल का तो हब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन को इस वक्त जहन में आ रही है कि बात कि अभी रिसेंटली COP28 कॉन्फ्रेंस हुआ था ओके, यूएई में, यूएई के पास प्रेसिडेंसी थी, और उसमें एक इशू बहुत ज़्यादा रेज हुआ, एंड दैट वाज कि हम ये जो कार्बन एमिटेड जो गैसेस वगैरह बिकॉज ऑफ पेट्रोल डीजल इन चीज़ों से आती हैं, तो हम इससे किस तरीके से निकल सकते हैं, ग्रीन हाउस एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। और ये भी है कि आफ्टर, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, जो जितना भी मिडल ईस्ट में ऑयल है सारा कुछ, तो आफ्टर सम टाइम इसकी कमी आ सकती है जिस उस पर जा रहे हैं हम लोग, जिस स्पीड से जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि क्या दुनिया इस कैपेबल है कि हम इससे निकल सकते हैं? देखो सर, आज की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं, आप देख रहे हो ई व्हीकल्स आ रहे हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोर्सेज जो है उनको लिमिटेड सोर्सेज है अभी, तो उसको रिजर्व करने के लिए उसका अल्टरनेट सोचा जा रहा है। ओके, वो लेकिन अगर हम देखें कि ये सोर्सेज इतनी जल्दी ख़त्म होंगे, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, मिलते ही जा रहे हैं। आज अब देखो कहीं ना कुछ गैस मिल रही है, कहीं ऑयल मिल रहा है, वो तो सोर्सेज मिलते ही जा रहे हैं। अभी तक मैंने जब जितना भी इसके बारे में देखा, अभी तक कोई ऐसी स्टडी आई नहीं है जो फुल प्रूफ अभी व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी एंड। पीपल आर सेइंग इट इज़ गोइंग टू बी एंड, बट व्हेन नोबडी डजंट नो। अभी इसके ऊपर स्टडीज चल रही है, तो वो जो एक्सपर्टीज़ है वो इसके बारे में टाइम टू टाइम बताएंगे। लेकिन ऐसी देखो, देखा जाए अभी तो काफ़ी तो मिनरल तो निकले भी नहीं है ना। अभी आज देखो तो आज तक कई चीज़ें तो निकली भी नहीं है। अर्थ इज़ वेरी बिग। ऐसे ही है, लेकिन बहुत से लोग ये खदशात होते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हुई है जैसे सऊदीया ने अभी अपने आप को मॉडर्न वेज से अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 ईयर्स अगर ये ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व्स हैं ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी किसी और साइड पे चली जाए। इस तरीके से जो सवाल मेरा है कि जो लोग इस ऑयल इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, क्या ये इंडस्ट्री इतनी स्टेबल होगी आफ्टर 30 to 40 ईयर्स कि अपने आप को चला सके? सर क्योंकि शिफ्ट भी हो रही है ना। देखो आज की डेट में आपको पता ऑयल इंडस्ट्रीज के जितने भी One of लोग the- हैं टॉप पे जा रही है। कंपटीटर कोई भी नहीं है। अभी तक कोई कंपटीटर है नहीं, लेकिन देखो ना, कंपटीटर आप ऑयल को कंपटीटर किसके साथ करोगे आप? सोलर एनर्जी के साथ है किसी और सोलर के साथ। एनर्जी के साथ, सोलर से आप कितनी गाड़ी तो नहीं चला लोगे ना। उससे सोलर मुझे एक बात भी याद आई, हाँ। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका ये लिमोजिन कंपनी है, तो उन्होंने टेस्ला गाड़ियाँ ली हैं। तो एक दिन चेक कर रहा था कि यार मैं उसको ना यहाँ पे आप फुली चार्ज कर दो, अबू धाबी भेज दी। तो वापसी भी आ रहा था तो उसने किलोमीटर वाइज की हाँ यार मुझे अबू धाबी से वापस पहुँचा दी, क्योंकि उसमें जो आप देते हैं कि आई गेस 1200 किलोमीटर, यहाँ से जाते हुए अबू धाबी में 10-15 किलोमीटर चली, वापस आते हुए दुबई नहीं पहुँच पाए, बीच में ही वो रुक गई, एंड देन उसको गाड़ी में जला के उसको लेके आ गए। तो आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, इसके यूनिट्स बनाने में, चार्जिंग जो सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में एक टाइम पीरियड लगेगा। टाइम पीरियड तो सर हर चीज़ के लिए लगता है। देखो ये आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम पीरियड तो चाहिए। स्टडीज तो चलती रहती है, लेकिन research तो ऑयल चलती- इंडस्ट्री का अपना वो एक रहेगा। अपना देखो ऑयल तो अभी तक तो ऑयल है और चलेगा। इसको आप ये मत समझो कि इट इज़ गोइंग टू बी एंड विद इन 10 ईयर। ये सुनते सुनते मेरे को खुद 5 साल हो गए हैं, ठीक, तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये हम बढ़िया। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता आज भी। ये 10 साल या 15, नो, ठीक। ये तो चलेगा ही। अभी तो रिसोर्सेज है, अभी तो कई रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, कभी निकल रहे हैं। आज अगर हम आज ड्रिलिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं अंदर कितना, जितना मर्जी एनालाइज कर रहे हैं, ओके, एनालाइज किए जा रहे हैं, एनालाइज किए जा रहे हैं, एनालाइज किए जा रहे हैं, मटेरियल आता आप जा रहा है। प्रिसाइज नोट नहीं ले सकते कि इतने अमाउंट में इतने अरसे तक आएगा। सी ये जो रिपोर्ट्स नो आती एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, ओके, एक्सपर्ट्स दे एनालाइज्ड ऑलरेडी कि ये इसका कब कितना है, लेकिन अभी भी वो पूरे श्योर नहीं है। अभी श्योरिटी की रिपोर्ट किसी की भी नहीं आई ना, अभी तो सभी लोग एनालाइज कर रहे हैं। ये मुझे भी इसमें एक हैरत इस बात की हुई कि मैं जिस इलाके से, मैं बेसिकली केपी करक से मेरा ताल्लुक है और वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने सुना था तो पहले एक कुआं दरियाफ्त हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कहते हैं यार ये कुआं ना 10-20 साल तक चलेगा। और अभी रिसेंटली परसों मैं देख रहा था कि यार 3-4 कुएं और दरियाफ्त हो गए, अभी वो कर रहे हैं, अब ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये चीज़ होती है। लेकिन जो अब सवाल मेरे व्यूवर्स के लिए है कि वो तमाम यंगस्टर जो अभी इस इंडस्ट्री में अपने आप को देखना चाहते हैं,
कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं? सर ये जो इंडस्ट्री है आप स्टार्ट कहीं से भी लो। फॉर एक एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री लेट्स से ओबैद आज से स्टार्ट करना चाह रहा है। आज आप स्टार्ट करना चाहते ठीक हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज आप बोलते हो कि मेरे को ऑयल इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस इंडस्ट्री में एंटर करोगे ना, ये इंडस्ट्री की एक ब्यूटी है कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ओके और अगर आप में सीखने की इच्छा है तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत दूर लेकर जाएगी। ओके कुछ भी सीख सकते हैं। अच्छा उबेद जी बोलते जी मेरे को यार मेरे को केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने की नहीं। ठीक है, आ जाओ, इसमें फॉर्मुलेशंस है, ओके आप बैठोगे, आपको ब्लेंडिंग करनी है, आपको मिक्सिंग करनी है, आपको एनालाइज करना है, आप वो कर सकते हो। ओके उबेद जी बोलते यार मेरे को ना मैकेनिकली में ना बहुत शौक था लेकिन मैं कर नहीं पाया। आ जाओ, इंडस्ट्री लग रही है, रिफाइनरी लग रही है, आप रिफाइनरी लगाओ। रिफाइनरी में आपको मतलब इसमें लोड सेट कर रहे हो आप, उसके पीएलसी पैनल्स बन रहे हैं, आप वो सीख रहे हो, आप उसको ऑटो मोड में लेकर जा रहे हो। ये मैनुअल भी चल रही है, सेमी ऑटो भी चल रही है, ऑटो भी चल रही है। हर ये ऑयल इंडस्ट्री में हर किस्म का जो ना कहते हैं ना जो पढ़ा लिखा इंसान है इसमें फिट हो जाता है, ओके। हर तरह का इंसान। एक तो वो इंडस्ट्री जो आपने भी बताई है, एक यहाँ पे मैंने कुछ और दोस्तों से सुना है और वो उसमें काम कर रहे हैं। ये जो ऑयल मंगवाते हैं, उसकी शिपमेंट और सारा कुछ ये वाला प्रोसेस है, कहीं और से मंगवाते हैं ये में, फिर यहाँ से देते हैं, ये कौन सा बिजनेस है और ये भी इसी के साथ लिंक्ड है? नहीं, हर को मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट है। ट्रेडिंग वहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग का इतना है नहीं है क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ ज़्यादा। ओके तो ट्रेडिंग में मैं इतना ज़्यादा अभी तक हूँ नहीं। ओके। तो वो जो आता है वो क्रूड ऑयल होता है यहाँ पे, वो फिर मैन्युफैक्चर हर तरह का मटेरियल होता है, क्रूड Okay. भी होता है, हर तरह का मटेरियल है। तो हर एक इंडस्ट्री को अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया मैं तो सिर्फ ऑफ स्पेक के ऊपर हूँ। Okay. जैसे यूज्ड इंजन ऑयल है, मैं उसका ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं उसमें ज़्यादा काम किया है। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे, ये जनरली जो इन्वेस्टर्स वगैरह देख रहे हैं, या अब कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ऐसे बिजनेस की? डिपेंड है आपको कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना है। मिनिमम से अगर कोई स्टार्ट लेना चाहे? डिपेंड है, अगर आपको 25 टन का डेली का लगाना है या 25,000 टन का डेली का लगाना है, डिपेंड है उसके ऊपर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है। ओके मेन वो है, इसमें बहुत टेक्नोलॉजीज है। अच्छा आपका जो बजट है ये उसमें फिट होएगी, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लगानी है आपके बजट में फिट है। ओके लो बजट में भी और हाई बजट में भी है, ओके। तो वो डिपेंड है अभी। और बायर्स भी हैं उसी ऑयल को खरीदने के? डेफिनेटली ओके प्रोडक्ट देखो, जैसी आप टेक्नोलॉजी लगाओगे वैसी आप क्वालिटी पाओगे। तो हर क्वालिटी का बायर है, ओके उसमें कोई ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अच्छा, इसमें जो ग्रीन अर्थ का कुछ लोग उस पर बात करते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसी बट हम चाहिए तो वेस्ट पेट्रोलियम, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जब आप इसको ट्रीट करते हो, हमने प्लान लगाया था जीरो वेस्ट। ठीक। लोग बोलते थे जीरो वेस्ट क्या होता है। जीरो वेस्ट का ये होता है कि आपने जो इनपुट ली, जो आउटपुट ली, वो हर चीज़ आप यूटिलाइज कर सको। ओके उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट। ब्लैक ऑयल आपने इनपुट लिया, उसमें से आपने जो भी प्रोडक्ट निकाले, बेस ऑयल निकाला, या नीचे आपने फ्यूल ऑयल निकाला, हर चीज़ जो यूटिलाइज है। फ्यूल ऑयल आप बंकरिंग में यूज़ करते हो, जो उसमें से बेस ऑयल निकलता है वो दोबारा इंजन ऑयल बन जाता है। इंजन ऑयल बन के अफ्रीका इज़ अ बिग मार्केट ऑफ रिसाइकल इंजन ऑयल, बिग मार्केट। ओके ओके, बहुत रिसाइकल इंजन ऑयल वहाँ पे जाता है। तो हमारा जो एशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें भी ये सब कुछ होता है? इनमें recycling? है अच्छा, यूज़ कम है, लेकिन ज़्यादा देखो डिपेंड है कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, उसके मुताबिक ही ये चीज़ें चलती है। हम्म, आज अगर आप यूज़ करो कि आप मर्सिडीज़ में तो नहीं यूज़ कर सकते ना, आप कोई छोटी मोटी गाड़ी जो है आपके पास, आप उसमें ही रिसाइकल यूज़ कर तो ये सकते third हो। world countries को जाता टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी में दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे उसी टेक्नोलॉजी की चीज़ आप यूज़ करोगे। ओके। तो ये फिर एक्सपोर्ट होता है उन कंट्रीज Yes, export जिनमें इसको यूज़ होना होता है? यस यस, जो कंट्री इसको एक्सेप्ट करती है उस कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके सर, जिस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री के बारे में बात की और इसके पूरे प्रोसेस को समझाया, सारी चीज़ को समझाया, बहुत से यंगस्टर अभी दुबई आ रहे हैं, यूएई की तरफ रुख कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि आपको एक बड़ा अरसा हुआ है और आपने वो सारी स्ट्रगल लाइव देखी है, सारा कुछ देखा है, किस तरह देख रहे हैं कि एक नौजवान अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वहाँ से अगर यहाँ पे आता है
तो क्या वो बेसिक चीज़ें जो पंकज तिलकराज साहब उनको एडवाइस करें कि हाँ ये कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने तो आप सक्सेस गेन कर सकते हो? टिप्स सिर्फ देखो, टिप्स तो ऐसे है कि टिप्स तो लाइफ, मेरे मुताबिक लाइफ में टिप्स कोई नहीं है। एक आपके ना रूल्स होने चाहिए, आप अपने एक ना आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए लाइफ के बस। जो भी इंसान किसी भी कंट्री में जाता है वो पहले तो उसको ये है कि उसको ये सोचना है कि यार मैंने आया हूँ तो कुछ करने आया हूँ, पीछे नहीं जाऊँगा। ओके। क्योंकि जो इंसान पीछे से आगे चलता है ना, वो पीछे लोगों को बहुत होप दे के आता है। ओके। जब आप पीछे चले जाओ ना वापस, तो वो उनकी भी होप टूटती है और आपकी भी टूटती है। ओके। आप अगर मैंने वही आपको चीज़ बताई ना, अगर आप एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा ना, तो आप लाइफ में उसको फेलियर स्टेज नहीं कह सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज अगर मैं बोलते हैं ना कि मैं मैकेनिक हूँ तो मैं कुछ गाड़ी ठीक कर रहा हूँ तो मैं गाड़ी ठीक में एक्सपर्ट हो जाऊँगा। नहीं, मैं हो सकता है गाड़ी ठीक करने में ना हूँ, मैं कोई और काम में एक्सपर्ट हूँ। हो सकता है मैं उसका फ्यूल इंजेक्टर जो उसको रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो जाऊँ। हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो सकता। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप आते हो तो एक चीज़ को ट्राई किया, तो अगर उसमें आप सक्सेस नहीं हुए तो आप अपने आप को फेलियर मत समझो। यू कैन ट्राई अनदर थिंग्स आल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे जैसे आप ट्राई करोगे कहीं ना कहीं तो यार सेट होगे ना, कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता मिल जाएगा। कोई रास्ता तो इन्हें अगर आपके अंदर लगन हो और आप चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊं तो रास्ते खुद बन जाते रास्ता अब चलोगे तो ही पहुंचोगे ना। अगर आप बैठोगे मैं बैठा हूँ यार यहाँ पे सब कुछ चल के आ जाए, तो वो तो नहीं होता ना। खाना भी कहते हैं ना, हाथ से खाना पड़ता, मुंह में अपने आप नहीं जाता। हैं। ऐसे ही सही। सर आपके लिए जब मैं स्क्रिप्ट बना रहा था और आपके लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर, तो आपकी ही किसी टीम मेंबर ने कुछ सवालों में हेल्प की है। तो अभी मैं ना सर थोड़ा सा ना प्रोफेशनल लाइफ से हट के आपकी पर्सनल लाइफ में पूछ लो, घुसने की कोशिश करूंगा कि आप इजाज़त दे तो। हाँ पूछ लो। ठीक है सर। सर सबसे पहले हर इंसान है, लाइफ है, अब लाइफ में माशाल्लाह आपको एक बड़ी सक्सेस मिली और अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे, लेकिन पर्सनल लाइफ भी तो होती है। सर जिंदगी में पहला प्यार कब हुआ? सर ये भाभी भी देखेगी। सर जी देखो, मैं वही बताया, शुरू से मैंने आज तक स्ट्रगल की है। ठीक। टाइम तो मिला नहीं, मिला नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन डेफिनेटली मेरी वाइफ की मेरे को काफ़ी सपोर्ट रही है फ्रॉम द बिगनिंग। ओके। कहते हैं ना भी, कहते जब आपकी ना, वो बोलते हैं ना, आपकी सक्सेस के पीछे भी ना आपकी वाइफ या आपकी मदर। हमारे पाकिस्तान में एक कहावत मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। 100% होता है। Is it right? 100% ऐसा ही है? ऐसा ही होता है। क्या उसके खौफ से होता है या सपोर्ट से होता है? नहीं, खौफ तो देखो, खौफ तो ये हमने बातें बनाई हुई है यार, अच्छा। हम लोग वैसे बना देते हैं। लेकिन सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट होनी चाहिए। आपको पीछे से एडमिट सपोर्ट करते हैं आप। हाँ, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। अगर आपको ना सपोर्ट ना मिले तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। ये नहीं कि वाइफ, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी हो, अगर आपको उसकी सपोर्ट है तो ही आप आगे। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही ना तो आप आगे नहीं। क्योंकि देखो लाइफ में कहते हैं ना, हर दौर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूरी नहीं कि आज ही आप लोग मतलब अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, नहीं। कई बार आपको पेट काट के भी रहना पड़ता है। ऐसे ही अगर वहाँ पे आपको सपोर्ट ना मिले ना तो आप सक्सेस नहीं लाइफ में ले सकते। नहीं कर कि सकते। इंसान परेशान हो जाता है उस स्टेज। ऐसे ही ऐसे ही। सर अगर आपको 10 साल पीछे जाना पड़े, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे या उसको चेंज करना चाहेंगे? 10 साल पीछे मैं भूल गया जा सब कुछ अभी तो। फिर भी अगर मौका मिले आपको लाइफ में पीछे जाने का। अगर तो मैं अपना बचपन देखूँ ना, मेरे को ना पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन मेरे को ना उड़ाई नहीं मैंने ज़्यादा। उड़ाया नहीं? मेरे को बहुत शौक था पतंग में, बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। तो लेकिन क्या होता था कि पंजाब में तो ये रिवाज भी हाँ, पसंद की हो। बचपन से ही काम 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 काम। तो ठीक है, एक दो बार उठाया तो एक दो बार पापा से भी डांट पड़ी, यार तुम लोग ना पतंग मत उड़ाओ, तो ये काम अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ऊपर से गिर जाओ। क्योंकि आपको पता है पहले वहाँ पे बनेरे नहीं होते, ऊपर से 2 दिन लोग गिर भी जाते थे। ऐसा ही है। तो मेरा ब्रदर भी गिरा था एक बार, उसकी भी मतलब टांग के ऊपर चोट लग गई थी, टूट गई थी। तो मेरे पापा मेरे को बहुत रोकते थे। तो मैंने एक दिन अपने ब्रदर को बोला, यार जिस दिन कमाई करूँगा ना, पहली सैलरी जो है ना, साली पतंग ही उड़ाऊंगा पूरी। जबरदस्त। तो जब मैंने पहली सैलरी ली ना, तो मैंने सारे के सारे पैसों के पतंग और ना धागा लेके वही उड़ा दिया पूरा का पूरा। अच्छा। तो वो मेरे को करना था,
वो मैंने कर लिया, वो विश थी, पूरी हो गई। वो मेरी एक ही विश थी, वो पूरी। उसके बाद मेरी कोई विश नहीं रही, क्योंकि लाइफ में मेरी एक ही विश थी, यार मैं अपने पैसों से अपनी खुशी कर लूँ। तो वही तब छोटे थे, वही खुशी थी, वही पूरी कर ली। उसके बाद कोई खुशी देखी नहीं। ठीक है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अपनी खुशी नहीं देखनी, अपने घर वालों के लिए खुशी देखता फिर इंसान उसके बाद। ज़बरदस्त। सर कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, जो आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं की, जो फर्स्ट टाइम आप करना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो आपने अभी तक छुपाई हुई हो? मैंने कभी छुपाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं छुपाई, बिल्कुल सब कुछ सामने। सबने सामने है। कोई खौफ जो आपको अभी तक है? एनी फियर? मेरे को कोई खौफ नहीं, मेरे को सिर्फ अपने पेरेंट्स का खौफ होता था। मैं कभी कभी किसी चीज़ से डरा नहीं आज तक, क्योंकि मैं, फोबिया होता है ना बहुत से लोगों को। मेरे को कोई फोबिया नहीं आज तक। कोई भी नहीं है? लोगों को होता है, हाँ। मेरे को कोई नहीं। पता नहीं क्यों बोलते, जहाँ कहते हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ को चाहा, टाइम से नहीं तो थोड़ा लेट मिला, लेकिन मिल गया। क्योंकि कहते हैं इंसान जब आपकी ना सोच अच्छी हो ना, तो आपको कोई, मेरे ख्याल में कोई इस चीज़ की कमी नहीं होती। नहीं तो मैंने कभी, मेरी एक लिमिटेड ही, कहते हैं ना, इच्छा ही लिमिटेड हो आपकी, तो आपको मेरी थिंकिंग बहुत लिमिटेड है। मैंने कभी, बहुत कम लोगों में ये खूबी पाई मैंने कभी ये नहीं देखा, मेरे को ये नहीं है कि यार नहीं वो देख रहा है ना, जो वो ये कर रहा तो मेरे को उसके ऊपर करना नहीं। ठीक है यार, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ऐसे ही एनीथिंग यू कांट लिव विदाउट? मैं अपने काम के बिना नहीं रह सकता। आई हैव टू वर्क। मैं छुट्टी पे भी जाता हूँ ना, भाभी के बिना भी मतलब देखो काम के बिना मेन चीज़ होती है। आप अभी काम करूँगा तो तभी ये क्लिप जाएगा। मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार अपने काम से है। ज़बरदस्त। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने पैशनेट होते हैं अपने काम के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ। तो आई एम सरप्राइज्ड। मेरे को काम चाहिए बस। मेरे को कई बार, मैं जैसे मैं इंडिया भी जाता हूँ ना, तो एक हफ्ता 10 दिन के बाद बोलता है चल जा वापस जाए। इतना? हाँ, लोग बोलते हैं यार छुट्टी पे तू तो एम्प्लॉई है ना यार, लोग तो छुट्टी मांगते हैं ना, 2-2 महीने छुट्टी मिल जाए, तू तो 5 दिन। मेरे को सुबह जो मर्जी हो जाए, मेरे को सुबह ऑफिस जाना है। मैं कभी मेडिकल लीव नहीं लेता। बीमार भी हूँ मैं, फिर भी ऑफिस पहुँच जाता हूँ। ये मेरा बॉस भी जानता है। ज़बरदस्त। बहुत बीमार कभी हो जाए, बस नहीं चले तो फिर हो सकता था, नेवर। अगर आप इस इंडस्ट्री में ना होते जो करंट आपकी ऑयल इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री होती जिसमें आप जाना चाहते? मेरे को ना वकालत बहुत पसंद थी। वकालत? अच्छा, मैंने ना बहुत से शोज देखे। केडी पाठक, वो नाम होता है अदालत के नाम से। हाँ, केडी पाठक के नाम से, अभी तो वो फिल्मों में काम कर रहा है, बट इनिशियली वो वकालत का। तो मुझे भी उनके वो शोज, उन्होंने ड्रामे देखे ना, मुझे भी वकालत का बड़ा शौक चढ़ा था। तो मेरे को वो बहुत पसंद थी। नहीं होता तो जहाँ तो वकील होता, जहाँ कोई इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता, क्योंकि मेरे को बड़ा शौक है इन चीज़ों में घुसना, चीज़ें चेक करनी, एनालिसिस करना। इन्वेस्टिगेशन करना वकालत में। तभी तो ऑयल इंडस्ट्री में है ना। सैंपल आता है, उसको इन्वेस्टिगेट करते इसके अंदर है क्या। अच्छा, तो इसमें इतनी जांच पड़ताल करनी पड़ती है? उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसमें वो चीज़ है। सर, अगर आपकी लाइफ का मोटो हम बयान कर सकें इन 5 वर्ड्स, क्या हो सकता है? सर, लाइफ का मेरी एक ही मोटो है, जो शुरू से था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनेस्टी से काम करो। ठीक। सेकेंडली, बी हार्ड वर्कर। और जो आप काम के बारे में सोचा है उसको कंप्लीट करो, उसको बीच में मत छोड़ो। ओके। तो ये मेरे 3 ही सिर्फ मेरे आज तक के मोटो लाइफ के। ठीक। तो मैं इन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। सर, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने सोचना नहीं है, जो आपके जहन में पहला लफ्ज़ आए आपने सिर्फ उसका जवाब देना है। आपके सामने 2 ऑप्शन हैं जिसको आप लंच पे लेके जा सकते हैं। पहले का नाम है कतरीना कैफ और दूसरी है आलिया भट्ट। किसके साथ जाना चाहेंगे? पहला कौन सा? पहले है कतरीना कैफ, हाँ, और दूसरी आलिया भट्ट। मेरे लिए तो दोनों एक है, जिसको मर्जी ले जाओ। प्रायोरिटी कोई भी नहीं है? कोई प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, अगर वेकेशंस पे जाना चाहें तो कौन सी जगह आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी? बीचेस या डेजर्ट्स, माउंटेन्स टाइप के? माउंटेन। यू लव माउंटेन्स। क्योंकि क्या होता है, बंदा थक जाए ना तो वहाँ पे आपको रिलैक्स मिलता है। बीचेज में तो फिर शोर ही रहता है ना। ओके। डेस्टिनेशन के लिए कौन सी जगह चूज़ करेंगे? दुबई स्टिल या लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क? नहीं, दुबई में ही हर चीज़ है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है? जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। आज की डेट में आप कहीं भी जाओ, लेकिन मैं एक बार बताऊँ, मैं दुबई में रह के मैं एक चीज़ देखी है। दुबई में आपको हर फैसिलिटी है। हाँ, ये तो है। हर कंट्री की। ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ भी आप मतलब कहीं किसी कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं, लोग बाहर से दुबई में आ रहे हैं।
मैं यूएस में गया था, तो मेरे दोस्त थे, वो बोलते यार दुबई देखना है। तो मैं कहा यार मैं तो दुबई से ही आया हूँ। तो दुबई में अब मेरे को दुबई में एक ही चीज़ अच्छी लगी कि आपको हर फैसिलिटी जहाँ पे है, एक बहुत छोटे से शहर में सारा कुछ उन्होंने समेट के रखा सारा हुआ कुछ समेट कर दिया है। आपको, सारे ममालिक की जो एडवांस चीजें वो इधर ला के रख दी। एवरीथिंग यू हैव। हाँ, तो एक सैंपल बना दिया पूरी बस, दुनिया बस, का बस। कि अब ये आपका एडवांस सब कुछ एडवांस जो चीज़ें यहाँ पे होंगी। यहाँ सब कुछ आपको बहुत देखने बढ़िया, मिलेगा। बहुत बढ़िया। सर, कोई आखिरी मैसेज व्यूअर्स को देना चाहते हो? सर मैंने आपको वही मैसेज दिया है कि अपनी लाइफ में ऑनेस्टली से काम करो, और जो आपको चाहिए ना वो ले लो, स्ट्रगल करके लो, छीन के लो लेकिन लो। छीन के मत लो, अच्छा। लेकिन उसको ले लो, स्ट्रगल करके ले लो। छीन के तो हर कोई ले लेता है। जैसे कई लोगों को होता है यार मेरे को ना अभी मेरी मेरे कहावत भी है ना, वो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है। बहुत से लोग इसमें जो कामयाब हैं, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी गलती मीन्स सम टाइम आपको छीनना पड़ता है, सम टाइम आपको लड़ना पड़ता है, दूसरे का हक छीनना पड़ता है। मैं IR का स्टूडेंट हूँ, तो रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी का तो हक छीनते हैं। राइट। देखो हक छीनना ऐसे होता है कि अगर आप उसको अदर वेज लेकर जाओ तो हक छीना, लेकिन अपने हक को पाने के लिए जब आपने स्ट्रगल खुद को करके वहाँ पे काबिल पहुंचे, करो पहले। दूसरे के लिए वो आपका हक छीनना हो गया, आपके लिए आपकी स्ट्रगल हो गई। परफेक्ट, परफेक्ट। अगर अगर किस आप- काबिल कर तो पहले दिन हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप अभी किसी मुकाम पे पहुंच गए, उस मुकाम पे पहुंच के दूसरा बंदा नहीं पहुंच पाया, तो वो बोलेगा यार तूने मेरा हक छीन लिया। आपने हक नहीं छीना, मैंने अपनी स्ट्रगल के साथ वहां तक पहुंचा। ठीक, आखिरी सवाल सर मेरा, पंजाब की कौन सी याद आती है दुबई में बैठ के? पंजाब की मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, मेरी दादी ना बाहर बैठ के ना चूल्हे में ना वो फुलके बना के देते थे सर्दी में। हाँ, वो ज़बरदस्त चीज़ थी। वो जब पराठे। पराठे तो नहीं, तो ना वो रोटी पकाते थे, चूल्हे में फेंक देते थे तो फूल जाती थी। अच्छा, अभी तो खैर ये वो अभी तो गैस के ऊपर लगे रहते अंगारों में ना, तो अंगारों में रख देते थे। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हम बाहर बैठ के खाते थे, तो वो और ठंड में उसका मजा भी बड़ा आता ठंड का बहुत मजा आता। अभी तो खैर वहाँ पे कोई जगह नहीं रही ऐसी वैसी, अभी तो सभी बिल्डिंग्स मकान बन है। गए। हाँ, ये तो वो ज़्यादा थी। वो दादी मेरे ना, उन्होंने वो करना, और सेकेंडली वो जब मैं छोटा था तो ना वो मक्खन निकालते थे, तो वो मक्खन निकाल के रख देते थे, मैं उठा के खा जाता था। जबरदस्त, जबरदस्त, बढ़िया। तो वो चीज़ें, छोटे होने की वो चीज़ें डेफिनेटली याद आती हैं। बहुत शुक्रिया पंकज तिलकराज साहब हमारे शो में आने के लिए, और यकीनन आपकी इन सारे एक्सपीरियंसेस से और तजुर्बों से जो आपने चीज़ें शेयर की हैं अपने लाइफ के बारे में, कितने स्ट्रगल से आपने ये मकाम हासिल किया है, और किस तरीके से इंडस्ट्री के बारे में आपने जो बातें बताई हैं, और फ्यूचर में जो इसका स्कोप है उसके बारे में यकीनन जो हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत से लोग इस फील्ड की तरफ देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। व्यूअर्स, इस तरीके से आपने जुड़े रहना हमारे प्रोग्राम के साथ, और देखने के लिए भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अपने भाई उबैद यूसुफ खान को इजाज़त दीजिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।